इस खास सेशन में आपको बता दें कि 2 गेस्ट हमारे रहने वाले हैं जिनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस सेशन में हिस्सा रहने वाले हैं राजेश नागर साहब, जो कि मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। राजेश नागर जी, आप मंच पर आए। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान इस सेशन का हिस्सा रहने वाले हैं नीरज शर्मा जी, जो कि कांग्रेस लीडर हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और तालियों का शोर खत्म नहीं होना चाहिए, बजते रहना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स में तालियां शोभा देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुदेश, मंच आपके लिए। थैंक यू सना। राजेश नागर जी और नीरज शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत। चंद मिनट पहले ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी बात कर रहे थे तिकड़ी की, कि तिकड़ी तो है यहाँ कैबिनेट में और बहुत उम्मीदें भी हैं इस तिकड़ी से कि इस शहर के लिए, इस जिले के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। तो शुरुआत हम कनेक्टिविटी करेंगे, विकास की देखिए राह तो वहीं से होती है। और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है राजेश जी, मंजावली पुल, समझ ही गए होंगे आप। बिल्कुल। इंतजार बहुत लंबा लंबा लंबा, और कितना लंबा होगा? देखो, इसमें कई कारण रहे जो इसका प्रोजेक्ट डिले हुआ। बीच में पहले इसकी डीपीआर जो थी उसको चेंज किया गया, इसकी हाइट को बढ़ाया गया, उसमें समय लगा। बीच में कोविड का टाइम आ गया, दो साल के करीब, उसमें डिले हो गया। फिर 2 बार बाढ़ आ गई, उसकी वजह से डिले हो गया। और ऑलमोस्ट अब काम पूरा हो चुका है और जल्दी उम्मीद है इसी महीने हमारा पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इसी महीने तारीख आई थी 26 जनवरी की, तो क्या हम ये मान लें कि 26 जनवरी को इस बार वो इंतजार खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नीरज जी, एक बार फिर से दावा है मंजावली पुल को लेकर कि 26 जनवरी को तो रिबन कट जाएगा, पुल शुरू हो जाएगा, गाड़ियां रफ्तार से चलेंगी वहां से। देखिए राजेश जी, हमारे साथ के भाई हैं, साथ ही पड़े हैं तीनों, हम भी, विपुल भी, राजेश भी। बहुत खुश होऊंगा मैं ये पुल जब भी चालू होगा। रही बात कनेक्टिविटी की, मैं बड़ा हैरान था कि जब विपुल जी ने मेट्रो की बात करी और मैं सोच रहा था एंकर साहब अब कोई बात करेंगे, अब कोई बात करेंगे, अब कोई बात करेंगे। 10 साल इस फरीदाबाद की जनता को भाजपा सरकार द्वारा धोखा दिया गया कि फरीदाबाद से गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ेंगे। फरीदाबाद से गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ने का काम माननीय शहरी विकास मंत्री का है, जो पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे शहर को जो सबसे बड़ा तोहफा मिला है, वो तोहफा ये मिला है कि मनोहर लाल जी ने जो मीटिंग करी, उस मीटिंग में ये प्रस्ताव पास किया कि फरीदाबाद से गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ा ही नहीं जाएगा। यहाँ पर लाएंगे तो रैपिड ट्रेन लेके जाएंगे, जबकि रैपिड में और मेट्रो में जमीन आसमान का फर्क है। रैपिड का स्टेशन 2 से 3 किलोमीटर पे होता है। जो भी आदमी उसमें यात्रा करेगा उसको मिनिमम 3 किलोमीटर का भाड़ा देना पड़ेगा। हर जगह स्टेशन नहीं बनेंगे। मेट्रो का स्टेशन 1 किलोमीटर पे होता है। और ये 10 साल से वादा था भाजपा का, हमारा वादा नहीं था। विपुल जी ने भी कई रैलियां करी जब ये मंत्री थे पिछली सरकार में। मनोहर लाल जी ने उनको वादा भी किया था एज ए चीफ मिनिस्टर कि फरीदाबाद से गुड़गांव की मेट्रो चलेगी। और आज आप देखेंगे कि आखिरी मेट्रो का पिलर जो लगा था, जो मेट्रो फरीदाबाद में पहुंची थी, वो बल्लमगढ़ तक पहुंची थी, कांग्रेस के राज में पहुंची थी। उसके बाद आज तक एक भी नया खंबा मेट्रो का नहीं बना। और जहां तक राजेश भाई मंझावली पुल की विलंब की बात बता रहे हैं, देखिए ये सब तो कारण है ही है। इसके अलावा एक कारण और है, भाजपा के बहुत से नेताओं ना लीडरी कम और डीलरी में ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि मंझावली के आसपास उनको जमीन खरीदनी थी, पुल बनना था। और उस पुल के डिले होने का जो मेन कारण था, राजेश भाई उस समय विधायक भी नहीं थे, ये ऑन रिकॉर्ड पेपरों की बात है, गडकरी जी ही आए थे। 15 अगस्त का दिन था जिस दिन उसका नींव पत्थर रखा गया। जमीन एक्वायर नहीं थी, सिर्फ घोषणा आनन फानन में इसलिए कर दी गई कि कुछ लोग जो लीडरी की आड़ में डीलरी करना चाहते थे, वहां अपना डीलरी का व्यवसाय कर सकें, सस्ते दामों पे प्रॉपर्टी खरीद सकें। उसके बाद लोगों को पुल का झांसा देके
अपने पैसे कमा सकें। पर मैं तहे दिल से बहुत खुश होऊंगा, आनंदित होऊंगा, राजेश भाई को बधाई दूंगा कि ये नई सरकार में मंत्री बने, लेकिन जल्द इससे से पहले जल्द लंबे उस चौड़े- पुल का उद्घाटन करें। लंबे चौड़ी बातें आपने कर दी, गंभीर आरोप लगा दिए, कह रहे कि लीडरी के साथ साथ डीलरी कर रहे हैं आप लोग। तो क्या डीले के पीछे है कि ये भी बड़ी वजह मैंने है? राजेश का नहीं कहा। हालांकि पहले भी अब तो मंत्री इस लिहाज से मैं पूछ रही सवाल उनसे, पूरी पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर बैठ के वो कर रहे हैं। देखो, पहले तो मैं मेट्रो की बात करूं, जो गुरुग्राम तक मेट्रो जानी है, उसकी कई बार हमारी मीटिंग हुई, उसकी लाइनमेंट भी चेंज हुई। उसमें हमारे भाई विधायक थे, जब इन्होंने भी उसको कहा कि भाई इसको प्याली चौक से लेकर जाएं और फिर सैनिक कॉलोनी, तो उसमें कई बार हमारी मीटिंग्स हुई। तो उसमें जो फिजिबिलिटी जो आ रही थी, सैनिक कॉलोनी के बाद 20 किलोमीटर का एरिया एक ऐसा एरिया जहां पर कोई आबादी नहीं है, कोई स्टेशन नहीं बना सकते, क्योंकि आबादी है नहीं तो स्टेशन नहीं बनता। तो उसके लिए कई बार हमारी मीटिंग हुई। तो अब उस पर दोबारा से हमने कोशिश की है कि इसको अलाइनमेंट चेंज करके इसको गुरुग्राम तक ले जाया जाए। और आने वाले टाइम में जब ये एयरपोर्ट हमारा जेवर का एयरपोर्ट बन जाएगा, तो जेवर को एयरपोर्ट को भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जोड़ने का एक है कि आगे हम इसको उससे जोड़ें। और रही मझावली पुल की, तो मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें कई जो दिक्कतें आई, डीपीआर चेंज होने की आई, कोविड आया, उसके बाद जमीन जो एक्वायर करनी थी उसमें भी किसानों से डायरेक्ट जमीनें ली गई। उसमें कोई हमने एक्वायर करके नहीं ली कि भाई हम एक्वायर करें, सेक्शन 4, 6, 9 लगाएं। तो जमींदारों से डायरेक्ट 1 to 1 बात करके ली, तो जो उसमें टाइम लगा तो उस वजह से भी थोड़ा डिले हुआ। और ये पुल तो पहले भी कांग्रेस के टाइम में इसकी नींव रखी गई थी 89 में, कई बार जब भी नहीं बन पाया। और अब आप देख सकते हैं कि समय थोड़ा जरूर लगा ज्यादा, पर पुल बनकर तैयार हो चुका है। बस मैं यही एक कंफर्म करना चाहती थी कि क्या 26 जनवरी को पुल अब जनता को समर्पित हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। और जो यूपी की तरफ से थोड़ा सा जो काम रह गया, उस पर भी काम चल रहा है। जो यूपी की तरफ से रोड बननी है उत्तर प्रदेश, उसके लिए भी किसानों से बात चल रही है और किसानों से बात लेकर जमीन लेकर उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। राजेश नागर जी, जब जब गुरुग्राम के विकास की बात होती है, फिर फरीदाबाद की विकास की बात होती है, तो कंपैरिजन तो होता है। पहले भी मंच पर विपुल गोयल जी से सवाल पूछा गया। कंपैरिजन इसलिए भी होता है कि संभावनाएं दोनों शहरों में थी। गुरुग्राम तो चमक उठा, लेकिन फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनाने के सपने के साथ जो सपने दिखाए गए, संजोए गए, वो सपना कहां रह गया सर? इस बार का भी अगर हम जिक्र करूं तो 1058 करोड़ रुपए रेवेन्यू दिया है। खजाना भरने में गुरुग्राम से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है फरीदाबाद। देखो, गुरुग्राम और फरीदाबाद की पहले बात हम करें, एयरपोर्ट और जो NH8 था, पहले हमारा बोटल नेक था फरीदाबाद का बदरपुर, जो तो उसका फ्लाईओवर बनने के बाद कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हमारी हो गई है। बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे जो हमारा दिल्ली से जा रहा है, ये भी फरीदाबाद होता हुआ जा रहा है। और जो हमारा जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट, वो भी फरीदाबाद को कनेक्ट करेगा। उसकी कनेक्टिविटी होने के बाद फ्यूचर फरीदाबाद का बहुत अच्छा है। और रही बात गुरुग्राम और फरीदाबाद से, अगर हम 80s की बात करें, लेट 90s की बात करें, तो फरीदाबाद का एक पूरे दुनिया में एक नाम हुआ करता था। इंडस्ट्रीज जैसे बीच में कई सरकारें आई, उनकी पॉलिसीज की वजह से, उनके नेताओं की वजह से यहाँ से लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, चाहे आयशर की बात करें, बाटा की बात करें, कई कंपनियां यहाँ से पलायन कर गई, तो उस वजह से भी दिक्कतें आई। और अब आप 2014 से अगर आप बात करेंगे, किस तरह से इंडस्ट्रीज वाले जो आज बिजली की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, जो पॉलिसीज हमने जो कर दी हैं, जो चेंजेस आए हैं, तो आज बाहर के इंडस्ट्रीज वाले भी फरीदाबाद में आकर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और कनेक्टिविटी, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने देखा नहीं। 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है। मैं नीरज जी आपके पास भी आऊंगी। आरोप लगाया कि आपकी सरकार ने नीतियां ही नहीं बनाई तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि पलायन किया यहां से उद्योगपतियों ने। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप क्या बता पाएंगे कि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट पिछले 10 सालों में हुआ है? देखो, IMT एक, अगर हम बात करें IMT को, 2014 के बाद कितनी इंडस्ट्रीज आज आई हैं। जब 2014 में हमारी सरकार आई थी तो 14,000 15,000
रुपए में भी प्लॉट कोई लेने को तैयार नहीं होता था, और आज 70,000, 80,000 और लाख रुपए का भी रेट हो गया। इतनी इंडस्ट्रीज वहां पर लग गई। अमूल की बात करें, बड़ा ग्रुप है अमूल का, उसमें और कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आकर लगी हैं। और आज आप देख सकते हैं आईएमटी में कोई प्लॉट खाली भी नहीं है। अभी हमारे आईएमटी के कुछ डेलीगेट्स, उनके आरडब्ल्यू, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं इंडस्ट्री के, वो आए थे, तो वो कह रहे थे कि हमें 1000 एकड़ से ज्यादा का कोई एक और बड़ा आईएमटी बनाकर दें, जिससे हमें और लोग यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आज देख सकते हैं कि आप किस तरह से आज इंडस्ट्री अगर बात करें, आईएमटी फुल हो चुका है, और नए एक्सपेंशन के लिए अभी हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर राव नरबीर जी आए थे, उनसे बात करी थी सारे इंडस्ट्री वालों ने कि हमें 1000 एकड़ कम से कम मिनिमम चाहिए, जिसमें हम एक नया एक टाउन आईएमटी जैसा बना सके, जिसमें इन हाउस स्कूल भी हो, इन हाउस कॉलेज भी हो, इन हाउस सारी फैसिलिटीज हो, जो लेबर के लिए, वर्कर्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज भी हो। तो उस तरह से हमारी सरकार सोच रही है कि इस तरह से एक और अलग से आईएमटी का एक एक्सपेंशन करके। लेकिन सर, उसी मीटिंग के अंदर पूर्व मंत्री बहुत सारी शिकायतें गिनवा रहे थे, बहुत सारी समस्याएं बता रहे थे। तो आपने भी वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें राव नरबीर जी कह रहे कि मंत्री 5 साल आप थे। तो समस्याएं तो है ना सर, जब तक समस्याएं रहेंगी तो कैसे हम उम्मीद करें कि स्मार्ट सिटी बनेगा फरीदाबाद, चमकेगा दुनिया में, देश में। और साथ में जो उद्योगों की बात करें, इन्वेस्टमेंट की आप बात करें, तो वो तो मूलभूत सुविधाओं के बाद की बातें होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने कहा ना कि आज आईएमटी जो 2014 से पहले का आईएमटी देखो और आज 2014 का बाद का आईएमटी देखो। आज मैं 14,000 रुपए, 15,000 रुपए रेट था, और 15,000, 14,000 में भी लोग लेने को तैयार नहीं थे। आज 70,000, 80,000, 1 लाख तक का रेट हो गया। तो इसलिए ही हो गया कि वहां लोग इंटरेस्टेड हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, और आज एक्सपेंशन की और बात कर रहे हैं वो लोग कि हमें और जगह दी जाए और आईएमटी का एक्सपेंशन करा जाए, जिससे और लोग यहाँ पर आकर इंडस्ट्री लगाएं और अपना एक्सपेंशन कर सके। नीरज जी, आप इत्तेफाक रखते हैं राजेश नागर जी की बातों से कि कांग्रेस ने नीतियां नहीं बनाई, नीतियां बनाई तो ऐसी बनाई कि उद्योगपति यहां से पलायन कर गए, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। और बीजेपी जो दावे कर रही है कि वो फरीदाबाद को असल मायनों में स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। देखिए, कई चीजें आपने पूछी है। सबसे पहले राजेश भाई ने आईएमटी की बात करी। आईएमटी शहर में आई, शहर की तरक्की का कारण बनी, मैं इत्तेफाक रखता हूं। पर वो आईएमटी किसके राज में आई? 14 से पहले आई थी, 14 के बाद नहीं आई। राजेश भाई ने जिस अमूल फैक्ट्री की बात करी, ये तो ऑन रिकॉर्ड पेपरों की बात है। अमूल को कब प्लॉट अलॉट हुआ, अमूल ने कब प्रोडक्शन चालू करी, अमूल ने कब टैक्स देना चालू किया, वो डेट निकाल लो कि 14 में भाजपा की सरकार बनने से पहले अमूल फैक्ट्री आई, या कांग्रेस पार्टी ने ये माहौल दिया हरियाणा के अंदर, जो ये गुजरात मॉडल चिल्लाते हैं। गुजरात से अमूल फैक्ट्री उठ के हमारे फरीदाबाद में आई। दूसरी, राजेश भाई ने बात करी बाटा की कि नीति सरकार क्या बनाती। देखिए, सबके चेहरे पे हंसी आ गई। हमारा शहर मशहूर था, नमक हो टाटा का, जूता हो बाटा का। और मैं कहता हूं, शपथ पत्र ले लो मंदिर में खड़े होके, कम से कम किसी कांग्रेसी ने, और नीरज शर्मा ने तो बाटा फैक्ट्री नहीं खरीदी। अरे, जिस सरकार में रक्षा की भक्षक बन जाए, वहां इंडस्ट्री का खैर खवैया कौन होगा? बाटा फैक्ट्री आई थी जब हमारा देश आजाद हुआ था, सस्ते दामों पे जमीन दी थी, जमींदारों से जमीन एक्वायर करी थी। किस लिए दी थी? कि यहाँ शहर में रोजगार उत्पन्न हो। साथ में बाटा कॉलोनी बनाई, लोग वहां रहे। आज आप किसी से पूछ लो, आपको भी पता होगा बाटा फैक्ट्री किसने खरीदी। और विपुल जी बैठे हैं यहाँ, सौभाग्य की बात है, लोकल बॉडी मिनिस्टर भी हैं, रिवेन्यू मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने 370 पटवारियों पे तो कार्रवाई कर दी। वैसे मैं विपुल जी 3-3 चिट्ठी आपके ऑफिस में भेज चुका हूं कि जो बाटा की रजिस्ट्री होनी थी, उसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए थी, और अभी तक वो परमिशन नहीं हुई है। उसकी अलॉटमेंट में क्लॉज है कि ये प्लॉट चाहे बाटा का हो, चाहे हार्डवेयर फैक्ट्री का हो, या जो इस तरीके के बड़े बड़े प्लॉट उस समय रियायती दरों पे दिए थे, उनके अंदर कुछ भी खरीद बेच होगी तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट परमिशन देगा। और ये सबको पता है, इसका सीएलयू नहीं हो सकता। आज जहां हम बैठे हैं, यहां से बाटा फैक्ट्री मुश्किल से 500 मीटर दूर है। वैसे तो आप इस शहर के मंत्री हैं, डेली बाटा पुल पार करते हैं। वैसे तो एक गरीब की झोपड़ी पे नगर निगम पहुंच जाता है तोड़ने। अभी कई जगह तोड़ फोड़ करी, राजनीतिक द्वेष से भी करी।
बाटा पुल उतरते के संग देखिए अंदर सड़कें बन रही है, छोटे छोटे प्लॉट कर रहे हैं 250-250, 500 गज के। अभी आपने बात करी मैडम बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है मदर यूनिट से। ये जाहिर बात है कि हमारे शहर में लैंड का पीस इकट्ठा नहीं है। अब मदर यूनिट ना तो मेरी टांट पे लगेगी, ना राजेश जी की पे लगेगी, ना विपुल जी की पे लगेगी, मदर यूनिट तो जमीन पे लगेगी। ये बाटा जैसा प्लॉट था, कौड़ियों के भाव चला गया। इस प्लॉट के अंदर चाहिए तो ये था, जो सरकार के नुमाइंदे थे, हमने विरोध भी किया उस समय, कि इसका विरोध करते कि भाई ऑक्शन क्यों कर रहे हो, सरकार ने आपको प्रॉपर्टी डीलरी के लिए प्लॉट नहीं दिया, आपसे फैक्ट्री नहीं चल रही, प्लॉट रिज्यूम होगा। एक हुड्डा का आदमी अपना मकान ना बना पाए, गरीब आदमी, 100 गज का उसको मकान अलॉट हो, वो सरकार रिज्यूम करती है ना। ये इंडस्ट्रियल प्लॉट क्यों नहीं रिज्यूम किया उस सरकार ने? बजाय कोई एक्शन लेने का, ये नीति और नीति की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। भाजपा के राज में सारे शहर की सरमाएदारी बैठी है। बच्चे बच्चे को पता है कि बाटा फैक्ट्री भाजपा के नेताओं ने खरीदी, लीडरी छोड़ी, डीलरी करी। दूसरी बात, आपने हमारे शहर को गुड़गांव से कंपेयर किया कि एक एयरपोर्ट तो कारण है। मैं फिर कह रहा हूं, जो विपुल जी ने शुरू में बात की थी कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं ना, हम लोग, हमारी नीति और हमारी नीयत शहर के विकास में बहुत योगदान देती है। हम जैसे ही गुड़गांव दिल्ली पार करके गुड़गांव में घुसते हैं, दोनों तरफ क्या देखते हैं? कितनी सुंदर सुंदर इमारतें, आईटी हब है, एक से एक सुंदर बिल्डिंग है। क्यों? चाहे कोई भी राज रहा हो, वहां के नेताओं ने डीलरी में कम ध्यान दिया। हमारे यहाँ बदरपुर बॉर्डर से आप आ जाओ बल्लभगढ़ तक, विधानसभा में क्वेश्चन आज तक पेंडिंग है, कितने अवैध निर्माण है, एक भी अच्छी बिल्डिंग नजर नहीं आ रही। लेकिन नीरज जी, वहां की डीलरी के चर्चे भी आज तक हैं, ये भी आप बात मानेंगे? एक सेकंड, अगर गुरुग्राम का विकास कांग्रेस में के राज में हुआ, तो कांग्रेस के राज में फरीदाबाद भी कहीं नहीं गया था, इसी जमीन पर था, इसी धरती पर, इसी जमीन पे था। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, शुरुआत भी करी थी, IMT भी आई थी। ये फ्लाईओवर सारे के सारे कांग्रेस की देन है। उस समय का ही प्रोजेक्ट पास है। CP जोशी जी होडल में पत्थर रख के गए थे। मेट्रो फरीदाबाद के टाइम की है। बदरपुर का जो बोटल नेक खत्म हुआ है, वो कांग्रेस के टाइम का है। जब मेट्रो चालू हो गई, उसके बाद सरकार TOD पॉलिसी लेके आई। ये हैरानी की बात है, गुड़गांव में TOD पॉलिसी के तहत इतने ज्यादा लाइसेंसेस इशू हुए हैं, हमारे शहर में एक भी लाइसेंस इशू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? TOD के अंदर प्रति एकड़ 20 करोड़ का खर्चा है। अगर जो कोई डेवलपर उसको डेवलप करने के लिए सरकार को 20 करोड़ देना चाहता है, पर दूसरा प्लॉट वाला बगल में वही प्लॉट लेके वहां पर छोटे छोटे टुकड़े काट के बेच रहा है, कहां से डेवलपमेंट होगी हमारे शहर की? मैं राजेश जी से चाहूंगा कि इन सब चीजों पे भी ध्यान दें। और विपुल जी बैठे, उनका तो खासतौर से महकमा है लोकल बॉडी का, सरकार की जान है वो महकमा, और सरकार को रिवेन्यू भी आएगा। क्योंकि जो मेट्रो पे इतना खर्चा हुआ है, जो हमारी TOD की पॉलिसी है, जो ये मथुरा रोड के दोनों तरफ अवैध निर्माण हो गए, जिस तरीके से राजेश नागर जी से समझ लेते हैं कि रोड मैप क्या है सरकार का। अब 5 साल तो बीजेपी की सरकार ही रहनी है, पिछले 10 साल भी रही। जो कमी पेशी है वो 5 साल में मनाएंगे। 3-3 यहाँ से कैबिनेट में मंत्री हैं। राजेश नागर जी, कोई तो रोड मैप होगा। देखो, रोड मैप मैं बता रहा हूँ, कनेक्टिविटी एक किसी भी टाउन को, सिटी को डेवलप या डेवलपिंग सिटी जब भी कहा सकता है। कनेक्टिविटी हमारे फरीदाबाद की नहीं थी, इसी वजह से लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम चले गए, क्योंकि बॉटलनेक हमारा बदरपुर पुल था। अब कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है, मथा रोड से आप स्टेट जा सकते हैं, बल्लभगढ़ 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। वहां का इसे काले खां सराय से आप जो दिल्ली होते हुए मतलब फरीदाबाद होते हुए जयपुर भी अगर जाना है तो 2 घंटे में आप जा सकते हैं। एक FNG की बात अभी हमने की है, अभी एक मीटिंग ली थी मैंने ज्वाइंट, हमने और मंत्री जी विपुल गोयल जी ने चंडीगढ़ में, एक FNG फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने के लिए, उसके TPR भी बन रही है। उसकी कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कतें आ रही थी, उसको हमने दूर कर दिया है और जल्दी FNG एक हमें जल्द मिल जाएगी, जो हमें 5 से 10 मिनट में, अम्मा हॉस्पिटल से 10 मिनट में हम नोएडा पहुंच सकेंगे। तो कनेक्टिविटी होने के बाद, जैसे अभी मझावली पुल की कनेक्टिविटी से बहुत एक इजी हो जाएगा, एक बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस वे
जैसे केली के वहां राउंड अबाउट हम बना रहे हैं, हम 10 से 15 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वो एफएनजी को भी, इसको केजीपी को भी ज्वाइन करेगा और जेवर एयरपोर्ट को भी करेगा। आने वाला फ्यूचर, आने वाला टाइम फरीदाबाद का है, क्योंकि फरीदाबाद ज्योग्राफिकल अगर सिचुएशन अगर हम देखें तो हम सबसे सेंटर में बैठे हुए, बीच में बैठे हुए। हमारे वेस्टर्न साइड पे गुरुग्राम है, हमारे ईस्टर्न साइड पे नोएडा है, हमारे नॉर्थ में दिल्ली है। तो आने वाला टाइम और आने वाला फ्यूचर फरीदाबाद का है। इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आ रही है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती जा रही है, और उसी वजह से अब जैसे एफएनजी बनने के बाद हम 10 मिनट में नोएडा पहुंच जाएंगे, तो नोएडा के लोग भी फरीदाबाद में आके इन्वेस्ट करेंगे, फरीदाबाद में रहेंगे, और मझावली पुल बनने के बाद भी ग्रेटर नोएडा के लोग फरीदाबाद में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, फरीदाबाद में रह भी सकते हैं। तो आने वाला टाइम फरीदाबाद का। एक सेक्टर की बात मैं यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि आबादी शहर की बड़ी है, तो दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा की आबादी भी बहुत बड़ी है, और ऐसे में संभावनाएं है फरीदाबाद में कि रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो यहाँ पर बहुत राइज कर सकता है। राइजिंग फरीदाबाद की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो सेक्टर ऐसा है जिसमें अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। उसको लेकर कोई आप लोगों का प्लान है? बजट भी आने वाला है, उससे आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? कोई डिमांड आपने रखी है मुख्यमंत्री के सामने? एक मझावलीपुर बनने के बाद एक जो रोड है, तिगांव रोड, बल्लभगढ़ तिगांव मझावली रोड, वो इतनी कंजेस्टेड हो जाएगी कि हजारों गाड़ियां नोएडा जाएंगी, ग्रेटर नोएडा जाएंगी, वहां से हजारों गाड़ियां फरीदाबाद की तरफ आएंगी। तो एक हमने बाईपास के लिए मांग रखी थी, उसके लिए परसों ही हमारे सीएम साहब ने 82 करोड़ रुपए पास कर दिए। उस सेक्टर 8 से होता हुआ सीधा घरौड़ा होते हुए मझावली पुल को जोड़ेगा, 4 लेन बनेगा। एक बाईपास जो अगर जो मझावली से फरीदाबाद में कोई आता है तो सीधा डायरेक्ट बिना सिग्नल फ्री हम इसमें बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगा। उसका हमारा 82 करोड़ रुपया पास हो चुका है। एफएनजी की बात मैंने आपको बताई, एफएनजी का भी डीपीआर बन रहा है, उसका भी बजट हमारे पास आ जाएगा, उसको जल्दी बना दिया जाएगा। और आज रेट की बात करें, रियल एस्टेट की, अगर हम 14 की बात करें, 14 से पहले की बात करें, हमारा ग्रेटर फरीदाबाद के अगर जो प्लॉट्स के रेट थे वहां 15-20 हजार रुपए से गज कोई रेजिडेंशियल प्लॉट लेने को भी तैयार नहीं होता था 14 से पहले। आज 1.25 लाख 1.5 लाख का रेट हो गया। तो इसलिए हुआ जो डेवलपमेंट हुई है, जो वहां पे आगे नए नए स्कूल्स आ गए, नए नए प्रोजेक्ट्स वहां पर हमारे आ रहे, रोड्स भी जो अब अभी जो बनकर तैयार हो गए, सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स, इंटरनल रोड्स भी, सीवर लाइन का भी काम बाद में हुआ है, पानी की लाइन भी बाद में डाली गई है, एसटीपी प्लांट भी लग गया है, 3 सब स्टेशन हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, एक विज्ञान भवन जो कन्वेंशन हॉल का काम चल रहा है 500 करोड़ से ज्यादा लागत का, जिमखाना क्लब हमारा वहां पर आ रहा है, फायर स्टेशन हमारा वहां पर आ रहा है, बहुत सारी चीजें, हमारे टाउन पार्क हमारे आए, और हमारा ये जो इंटरनेशनल एक इंडोर स्टेडियम हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें। एजुकेशन का कुछ बता दीजिए अगर प्लान है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सरकारी यूनिवर्सिटी के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, संस्थान के नाम पर ले दे के हमारे पास बहुत कुछ है नहीं फरीदाबाद। देखो, अगर हम बात करें 2014 के बाद हमने अटल बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल बनाया, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हमारा बनकर तैयार हो गया है। अगर हम बात करें आईआईटी की, तिगांव में हमारी 54 ट्रेड की आईटीआई बनकर तैयार हो गई है, मॉडल आईटीआई, डिजिटल आईटीआई बनकर तैयार हो गई है। सभी स्कूल जो अपग्रेड नहीं थे उनको अपग्रेड भी किया गया है। मॉडल संस्कृति स्कूल की उस पर तर्ज पर हमने ज्यादातर सभी स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई चालू कर दी है। इस तरह से बहुत सारे स्कूल जो जिनकी बिल्डिंग नई बनी थी उनकी बिल्डिंग भी हमने बनाई है। इस तरह से स्कूल और कॉलेज और एजुकेशन के ऊपर तो हमारी सरकार पूरा सभी 22 के 22 जिलों में ध्यान दे रही है, और आने वाले टाइम में और भी ये जो भी इस पे मांगे आएंगी स्कूल की, कॉलेज की, तो उसको पूरा करेंगे। नीरज जी, आपको हमने बहुत आक्रामक जनप्रतिनिधि के रूप में देखा है, खासतौर पर जो जनता की समस्याएं हैं उन पर तो आप ध्यान रखते ही थे, लेकिन करप्शन के खिलाफ आपने बहुत तगड़ी मुहिम चलाई थी, जिसके चर्चे बहुत हुए, उसके कई दूसरे पहलू भी हमने देखे थे, कपड़े तक आपने त्याग दिए थे। अब जो सरकार आप देख रहे हैं, तीसरी बार बीजेपी की सरकार, इसमें आप किस तरह की ट्रांसपेरेंसी देख रहे हैं? सरकार को तो हम देख रहे हैं, कल भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो टॉलरेंस, मतलब जीरो, धड़ाधड़ जिक्र पहले विवाह के 370 का पूरा चिट्ठा निकाल दिया और कहा कि 15 दिन में एक्शन लेकर दिखा दीजिए। आपको लगता है कि सरकार, पिछली सरकारें बीजेपी की रही, लेकिन इस बार कुछ बदलाव है, वो एक्शन होता नजर आ रहा है? देखिए, एक्शन होगा तो बड़ी खुशी की बात है, और हम एक सकारात्मक विपक्ष का काम करेंगे। और जब से हरियाणा बना है, मैं समझता हूं अब की बार सबसे मजबूत विपक्ष है।
37 विधायक, 5 लोकसभा सांसद। नेता प्रतिपक्ष के ऊपर भी आ जाऊं, एक चीज का सुना तो जवाब ले दीजिए, ली। बता दीजिए कि कब होगा फैसला। हो जाएगा मैडम, फैसला जब होना होगा, पार्टी का निर्णय है। और दूसरा, जहां तक कनेक्टिविटी की बात करी, ये बिल्कुल कटु सत्य है कि बदरपुर बॉर्डर से बल्लमगढ़ तक हम 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये कनेक्टिविटी हो गई ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए। ये जो हम बात कर रहे हैं आज राइजिंग फरीदाबाद की, जो हम फरीदाबाद के रहने वाले लोग हैं, इस तरफ से उस तरफ जाना हो और या उस तरफ से इस तरफ जाना हो, क्या हम 20 मिनट के अंदर पार कर सकते हैं? शाम को आधा आधा पौना पौना घंटा लगता है। कोई आदमी दिन में 2 बार ये नहीं सोच सकता कि मुझे नीलम पुल पार करके 15 सेक्टर की तरफ जाना है या 15 सेक्टर पार करके इस तरफ की तरफ आना है। आदमी सोचता है यार दिन में एक बार ही पार करेंगे, आधे से पौने घंटे का समय लगता है। चाहे हम बात करें बदरपुर बॉर्डर से जो ये मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे जा रहा है, देन अगेन ट्रांजिट पैसेंजर की बात है, क्योंकि जो नीचे वाला ट्रैफिक है जो हमारे फरीदाबाद के लोकल लोगों ने यूज करना है, फरीदाबाद के हर जन आदमी ने काम करना है उस पे, जिस पे जाना है, उसके बारे में भी कोई सोच नहीं है। उसके बारे में आप नीति और नीति बनाए। और मैं चाहूंगा राजेश जी, आप खाली नहर पार के विधायक मंत्री नहीं है, आज आप पूरे हरियाणा के मंत्री हैं। एटलीस्ट कम से कम फरीदाबाद के बारे में सोचें, उस जगह के बारे में जरूर सोचें जहां आपका बचपन बीता है। आपने कहा जी वहां 15,000 का रेट था और 1.5 लाख का हो गया नहर पार। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं। भाजपा के लोग जहां जहां प्रॉपर्टी डीलरियां कर रहे हैं, किले खरीद रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, फैसिलिटी तो वहीं आ रही है। जवाहर कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी का क्या हाल है? जवाहर कॉलोनी में जहां आपका घर है, जहां आपका बचपन बीता है, क्या वहां 15,000 की जगह 1.5 लाख का रेट हुआ? वहां से तो लोग पलायन कर करके जा रहे हैं, वहां से तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। आप अपनी नागर बिल्डिंग की बात कर लो, इसलिए आप खाली नहर पार पर के घेर रहे बारे हैं में, आपको। आपने नहर कहा कि पार के कांग्रेस बारे ऐसी में ना नीतियां सोचें। ऐसी नीतियां बनाई कि उद्योगपति प्लान कर गए, इंडस्ट्रीज प्लान कर गई। अब आपके घर का जिक्र छेड़ दिया उन्होंने। अभी मैं उसका जवाब दूं। पहले जो कनेक्टिविटी की बात करी, हमारा फरीदाबाद 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। पुराना टाउन जिसको हम NIT कहते हैं, बीच में रेलवे लाइन आ जाती है, फिर सेक्टर्स आ जाते हैं हमारे, फिर एक कैनाल आ जाती है, फिर हमारा ग्रेटर फरीदाबाद आ जाता है। इसकी कनेक्टिविटी के लिए जो बात कही भाई ने, बहुत अच्छी बात कही। इसके लिए भी हमने जॉइंट मीटिंग विपुल जी, मंत्री जी और हमारे दोनों के बीच में सारे ऑफिसर्स हमने बुलाए थे। उसकी DPR बनाने के लिए हमने बोल दिया। इसकी कनेक्टिविटी जो है गुड़गांव से जोड़ते हुए, NIT को जोड़ते हुए और बाटा पुल से होते हुए और ये सेक्टर 10 से होते हुए, और इसको हम एलिवेटेड रोड बनाकर यहाँ पर ग्रेटर फरीदाबाद में ले आए, जिससे 5 मिनट में ग्रेटर फरीदाबाद का कोई भी जाने वाला 5 मिनट में NIT पहुंच जाए। NIT से कोई भी अगर ग्रेटर फरीदाबाद आता है उसको वो 5 मिनट में पहुंच जाए। उसके लिए DPR के लिए हमने बोल दिया है। उसमें हमारे कुछ मैप्स भी बन गए हैं। उसकी गाइडलाइन भी हमने दे दी है कि 2 हमारे पास ऑप्शन थे। एक तो अनखीर चौक से और सेक्टर 28 होते हुए और उसको ग्रेटर फरीदाबाद से जोड़े। एक ऑप्शन ये था कि इधर बाटा पुल से होते हुए, सैनिक कॉलोनी से होते हुए बाटा पुल से ये सारे सेक्टर को क्रॉस करते हुए ग्रेटर फरीदाबाद। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। जो एक मांग रखी थी, हमारे भी पहले से हमारे डिमांड में है कि भाई दिमाग में थी कि इसको हम किस तरह से तीनों को आपस में जोड़े। जैसे अब 20 से 25 में लग जाते हैं, कोई NIT से ग्रेटर फरीदाबाद जाता है या ग्रेटर फरीदाबाद से NIT जाता है, तो ये कनेक्टिविटी होने के बाद 5 मिनट में चले जाएंगे। रही बात जवाहर कॉलोनी और इसकी ग्रेटर फरीदाबाद, देखो ग्रेटर फरीदाबाद रेट किस चीज के बढ़ते हैं? जहां पर डिमांड होती है। डिमांड ज्यादा है, मतलब अगर डेवलपमेंट हो रही है तो लोग ग्रेटर फरीदाबाद में आ रहे हैं। रेट 15,000 से 1.5 लाख हो रहा है तो जब ही हो रहा है जब डिमांड होगी। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो 15,000 में भी तैयार नहीं थे पहले लोग लेने के लिए। तो डेवलपमेंट हो रही है तो डिमांड भी हो रही है। और रही बात जवाहर कॉलोनी की, जवाहर कॉलोनी में कंजेशन इतना हो गया, कंजेस्टेड इतना हो गया है, वहां एक्सपेंशन का कोई स्कोप ही नहीं है। अब वहां पर कोई एक्सपेंशन हो नहीं सकता क्योंकि रोड जो थी पहले, बस जो बार बार कनेक्टिविटी वाली समस्या गिनवाई जा रही है, अब तो पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर से जोड़ दिया है।
बिल्कुल, सरकार ने। आप देख सकते तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब इस बात को पीछे छोड़ देना चाहिए और फिजिबिलिटी पे काम करते हुए इस समस्या को अगले राइजिंग फरीदाबाद तक हम चाहते हैं कि दोबारा कनेक्टिविटी में कोई कमी है, विपक्ष उठाए या हम सवाल उठाएं, सवाल ना उठे, हम देखें कि चमकता हुआ फरीदाबाद है अब। बिल्कुल स्मार्ट सिटी है फरीदाबाद। बिल्कुल, आने वाला टाइम, आने वाला फ्यूचर, जैसे हमारे मंत्री जी विपुल भाई ने बोला कि आने वाला फ्यूचर फरीदाबाद का है, फ्यूचर इज फरीदाबाद, तो ये बिल्कुल सही बात है। और आने वाला टाइम फरीदाबाद का ही है और आने वाले टाइम में फरीदाबाद इतना डेवलप हो जाएगा, जो पुराना गौरव था हमारा, जो 80s की बात करें, 90s की बात करें, दोबारा वो गौरव हमें मिलेगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। विश्वास हो रहा है आपको? देखिए, नई नई सरकार बनी है, राजेश भाई ताजे ताजे हमारे मंत्री बने हैं, सरकार है, सरकार का एक हनीमून पीरियड भी होता है। जरूर हम राजेश जी की बात पे विश्वास करेंगे। 10 साल से तो भाजपा का राज देख रहे हैं कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है नए मंत्री बने, नया जोश हो, नई उमंग हो, हमारे शहर की तरक्की की तरफ ध्यान दें, कम से कम अपने पुराने बचपन की तरफ ध्यान दें, चाहे वहां गुंजाइश है या नहीं है। और आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में काम करेंगे, नकारात्मक विपक्ष की भूमिका में काम नहीं करेंगे, सकारात्मक और मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। नीरज जी, पहले जैसा जोश नजर नहीं आ रहा आप में। अब पता नहीं मैडम जी क्यों नहीं नजर आ रहा। जो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ चुनाव में थे आप, वो भारी पड़ गई क्या? 50 वोट के बदले एक नौकरी वाला जो निकला मुंह से, सपने नहीं सारे मैडम, उसका भी मैं बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हम लोग टोटल 2 लाख नौकरियां देंगे। हरियाणा में लगभग 2 करोड़ वोटर है और जो एवरेज टर्नआउट निकलती है 1 करोड़ लोगों ने वोट देना था। मैंने ये कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, हर 50वें वोटर को एक नौकरी मिलेगी। परंतु उसको भाजपा की आईटी सेल ने क्या कह के किया, ना पूरा भाषण दिया, सिर्फ वो ही चलाया 50 वोट पे। आईटी सेल तो कांग्रेस के पास भी थी। सरकार, मुख्यमंत्री कौन ये है, 10-10 साल से सत्ता में है, शायद इनकी ज्यादा मजबूत, कुछ तय कर लिया था आप लोगों ने चुनाव से पहले ही। और उसके बाद मैडम सबको पता है, ये जो तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, ईवीएम की लूट से बनी है। हंसने की बात नहीं है राजेश बाबू, ठीक है आपके यहाँ डिसीडेंट था कांग्रेस पार्टी का, एक दूसरी बात थी। अगर जो कांग्रेस, मैं टोक रही हूं, माफ कीजिएगा, मैडम मैं पहले कांग्रेस के भीतर ही आप लोग तय कर लो कि ईवीएम की वजह से हारे हैं, या फिर अपने नेतृत्व की वजह से हारे हैं, या भीतर घात से हारे हैं, या किसी के अति महत्वाकांक्षी होने से हारे हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलाप रहे हैं। तय कर लीजिए बैठ के तो बहुत ही, लेकिन तय फिर भी नहीं हुआ। मैडम जो पार्टी 89 सीटों पे चुनाव लड़ी हो, भाजपा 89 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 1 सीट इनकी गठबंधन में थी, 8 या 9 मंत्रियों की जमानत जब्त हुई हो और 8 जगह जमानत जब्त थी, 9 मंत्री हारे थे। 72 सीटों पे इतनी तगड़ी लहर आ गई कि 48 सीटें जीत गए। अगर जो ये ईवीएम की लूट नहीं थी, तो जो जस्टिस खन्ना का 26 अप्रैल 2024 का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के हिसाब से जो पैसे हमने जमा कराए हैं कि हमारी वीवीपैट, सीयू, बीयू इनकी जांच कराई जाए, जो हाई कोर्ट से हमें ऑर्डर मिला है महमूद पराचा के केस में कि जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसकी हमें वीडियोग्राफी दी जाए, उसके लिए सरकार अगले दिन से कानून लेके आती है कि वीडियोग्राफी हम नहीं दे सकते, ये कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, जहां कोर्ट के आदेश को नहीं माना जा रहा है। रानिया के अंदर 9 बूथों के 4.5 लाख रुपए सर्वमित्र कंबोज ने जमा कराए थे। जब उनकी मशीनों की चेकिंग होने की बारी आई, यहाँ सारे बच्चे बैठे हैं, मैंने कोई पेपर में एग्जाम दिया है और मेरे को लगता है मेरे पेपर में नंबर कम आ गए, और मैंने कहा कि साहब मेरी आंसर शीट को आप दोबारा चेक करें। मेरी वही आंसर शीट दोबारा चेक होगी या मास्टर मेरे से कहेगा कि मैं नया प्रश्न पत्र दे रहा हूं आपको, आप नए सिरे से हमारे को सवाल जवाब दो। सर्वमित्र कंबोज के 9 के 9 बूथों की चेकिंग क्यों नहीं हो गई? उनसे क्या कहा गया कि आप मॉक पोल कर लो, 100 वोटें और डाल के देख लो मशीन के अंदर, मशीन ठीक है या गलत है। क्या जस्टिस खन्ना ने यही ऑर्डर दिया है? ये सरकार के मंत्री हैं, ये बता सकते हैं इस बात को, जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं। जो 26 अप्रैल 2024 का जस्टिस खन्ना का ऑर्डर है,
जो कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, सरकार उनके ऑर्डर को क्यों नहीं मान रही? अगर जो ये ईवीएम आप की जब लूट नहीं है ईवीएम तो की बात आपके पास आ रही हूं मैं, जब आप लोग ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं तब आपके जो जीते हुए विधायक वो असहज नहीं हो जाते? मैडम सब जगह तो नहीं करिए, कुछ जगह करिए। सारी जगह तो चोरी संभव भी नहीं है, और खास तौर से ग्रामीण इलाके में। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीत रही है, ईवीएम में हार रही है। और मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, जस्टिस खन्ना ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका ऑर्डर है 26 अप्रैल 2024 का। मेरा दिया हुआ भी ऑर्डर नहीं है। आपकी सीट पे तो नहीं गड़बड़ी हुई ना? या आपको भी शिकायत है? बिल्कुल शिकायत है। मैंने 4 बूथों के पैसे जमा करा रखे हैं। अच्छा, करा रखे, ठीक है। अच्छा हाँ सुनिए, हाँ, हमारे बूथों पे तो और भी इंटरेस्टिंग जवाब आया है जो सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा जी हम आपकी तो मशीनें चेक ही नहीं करेंगे। हमने कहा जी क्यों नहीं चेक करोगे? कि जी आपने कोर्ट में केस डाला हुआ है। भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेस पे हमने 2 लाख रुपए जमा कराए हैं कि हमारे आप 4 बूथों की दोबारा से गिनती चेक कर दो। क्या कोई स्टे दिया है कोर्ट ने? जो हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने रिटर्न में चिट्ठी लिख के दी है मेरे को कि साहब हम आपकी तो मशीन ही चेक नहीं करेंगे, पहले आप कोर्ट से कोई ऑर्डर लेके आओ। भैया कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया 26 अप्रैल 2024 को कि जो भी प्रत्याशी दूसरे या तीसरे नंबर पे रहेगा वो बीयू, सीयू, वीवीपीएट और माइक्रो प्रोसेसर जिसकी भी चाहे प्रति बूथ 47,500 रुपए जमा करा के 1 हफ्ते के अंदर वो पैसे जमा कराने थे। आप अपनी जांच करा सकते हैं, मैं तो पैसे जमा करा चुका। मैं तो पहले आपको पहले भी कहा कि पहले एक राय तो बना ले पार्टी के अंदर। आपके बहुत सारे विधायक, मैं मोटा मोटा जो रोज रोज बोलते हैं उनका नाम ले लेती हूँ। असम से पूर्व विधायक गोगी साहब रोज बोलते हैं कि नेतृत्व ने हरा दिया, ये कर दिया। बहुत सारे और भी पूर्व विधायक हैं जिनका सपना था मंत्री बनने का, वो लोग भी हैं कि ये तो हुड्डा परिवार ले डूबा या फिर अति महत्वाकांक्षी हो गए, अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया। कुमारी सैलजा को किसी ने पूछा नहीं, इस चीज को बीजेपी ने भुना लिया। जो मार्जिन कम होने की बात है, इसके पीछे भी यही कारण दिया जा रहा है, यही लॉजिक बताया जा रहा है। मैडम मैंने फिर कहा राजनीति है, कारण तो बहुत है। आप कोई कह रहा है जी टिकट गलत बट गई, कोई महत्वाकांक्षी है, कोई भीतरघात है, कोई इसी से मुझे अच्छा अंदरघात याद है। दिलाया आपने। आपके तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी तक इस बात पे लड़ रहे हैं, वही दोनों नहीं बता पा रहे एक साथ मिलकर मीडिया को कि ईवीएम की वजह से हारे, कि टिकट बंटवारे में गलती या फिर बाकी चीजों की वजह से हारे हैं। मैडम मैं तो ईवीएम कह रहा हूँ। वैसे मैं हैरान इस बात का हूँ आपके चैनल की, मैं बधाई दूंगा, ये लाइव ही चल रहा होगा। हाँ लाइव, बिल्कुल बिल्कुल। आपके 2 मंत्री बैठे थे, मैंने काउंटर में इतने क्वेश्चन किए, जो आपसे पहले वाले एंकर थे आप थे, आपको एक चीज याद नहीं आ रही थी। कांग्रेस की राजनीति डिस्कस हुई, एकदम ऐसी दिमाग की बत्ती जल गई आपकी कि आपके मंत्रियों से एंकर वाले काम मैंने करे, कोई होमवर्क नहीं था। पर जहां कांग्रेस की बात आई एकदम से ऐसी बत्ती जल गई आपकी। ये सवाल मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ड्रीम प्रोजेक्ट था इनका, 10 साल से लटका। मेरा पहला सवाल चर्चा का यही था कि बताइए ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या हुआ। मेरा तो पहला सवाल मंत्री जी से यही था, तमाम सवाल पूछे मैंने। मैं तो कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ भाजपा के लोग लीडरी कर रहे थे। मैंने बाटा कंपनी का नाम लिया, सामने मंत्री जी मेरे अभी तक बैठे हैं। क्या आप मंत्री जी से पूछ सकते हैं कि नीरज शर्मा का बाटा का आरोप सच्चा है क्या गलत है? मैं तो एफिडेविट दे रहा हूँ। ना बाटा किसी कांग्रेसी ने ली, ना बाटा कंपनी किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं ली। आप राजेश नागर जी से एफिडेविट कांग्रेस के बाटा फैक्ट्री के अंदर भाजपा और भाजपा नेताओं का योगदान खरीदने में है या नहीं है? बाटा फैक्ट्री कब बंद हुई, किसके टेन्योर में बंद हुई, किसकी सरकार? बाटा किसके टाइम में बिकी? सरकार पे बाटा की बोली किसने लगाई? ये बताए ना। बाटा की बोली लेने वाले कुछ भाजपा नेता का नाम बताए। नहीं, ये बाटा कंपनी कांग्रेस की सरकार। अच्छा ये मौलिक मेरी है कि हुड्डा साहब की है? अमौलिक किसकी है? ये मैं बताना चाहता हूँ। अमौलिक किसकी है? ईवीएम की। अब आप पूछिए ना मैडम बात। ईवीएम आप हुड्डा साहब तक पहुंच गई, शैलजा तक पहुंच गई, और आप फरीदाबाद के फरीदाबाद अमौलिक तक नहीं पहुंच पा रही। पूछिए अमौलिक किसकी है? बाटा फैक्ट्री अमौलिक ने खरीदी है या किसने खरीदी है? क्यों नहीं राजेश जी अपने मुंह से नाम ले रहे? अब मैं ईवीएम की बात जवाब दे रहे, सुन लेते, जनता भी सुन रही है। पहले बाटा का लेना, बाटा का लेना, बाटा का लेना। बाटा कंपनी कांग्रेस की सरकार थी जब बंद हुई,
जब हमारी सरकार नहीं थी, तो ये है कि नहीं? साल में चालू क्यों नहीं करवाई? चालू तो कंपनी हमारी थी जो हम चालू कराएंगे। नहीं, चालू जी क्यों नहीं करवाई? ये क्या बात है? बोली तो खुद मत लगा। भाई गवर्नमेंट की कंपनी थोड़ी प्राइवेट कंपनी है बाटा। आ रहा हूँ, ये सवाल आप बंद इनके टाइम में हुई और इन्होंने बंद करवाई, और अब आज ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बंद हुई। बोली किसने लगाई? बाटा कंपनी की। ईवीएम की बाटा कंपनी की बोली किसने लगाई? मुझे क्या पता किसने लगाई? बोली किसकी आपको पता नहीं? मुझे कोई, आप एफिडेविट दे सकते हैं, आपको नहीं पता बोली किसकी है? बोली पूरा शहर हंस रहा है, कमाल कर रहे हो राजेश जी। मैं ईवीएम की मैं बात करता हूँ। ईवीएम की एक जैसे भाई ने बात करी, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार आ गई तो ईवीएम ठीक है, पंजाब में दूसरी सरकार आती है, ईवीएम ठीक है, दिल्ली में दूसरी सरकार आती है, ईवीएम ठीक है, वेस्ट बंगाल में सरकार आती है, ईवीएम ठीक है। तो इस तरह से जो दोष या जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए, 5 सीटें इनके आई, तो इस तरह की बातें ना करके भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार कैसे आई, क्यों आई? हमारी नीति, हमारी नीयत, हमारी सोच, बिना पर्ची बिना खर्ची के जो हमने नौकरियां दी, उसकी वजह से जो हमने डेवलपमेंट कराए, उसकी वजह से हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हमारे मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सोच, उसकी वजह से सरकार आई। ईवीएम की कोई ये बात करते हैं, इनके नेताओं में आपस में जो गुटबाजी है ये सबको पता है। एक नेता कुछ कहता है, एक नेता कुछ कहता है, आपस में जो इनकी खींचातानी है उसकी वजह से इनकी पार्टी की हार हुई, और ये हमारी जीत हुई तो हमारी सोच, नियत, नीति की वजह से सोची। जो डेवलपमेंट हमने कराई, जो 10 साल हमने काम किए प्रदेश में, देश में, उसकी वजह से तीसरी बार हमारी सरकार आई। और हरियाणा जब से बना है, इतिहास है हरियाणा का, तीसरी बार कोई भी सरकार बनकर नहीं आई। और जो जनता ने हम पे विश्वास दिखाया, जताया, उसको हम पूरा करेंगे। और 5 साल में जो काम रह गए हैं उनको करके फरीदाबाद को फिर से ऊंचाइयों पे और पूरे प्रदेश को फिर से पूरे भारत में पहले स्थान लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरे प्रदेश को आप विकास के रास्ते पर और आगे लेकर जाएंगे, ये दावा आपका है। लेकिन हम सिर्फ अगर फरीदाबाद की बात करें, वो राइज कैसे करेगा जब नौकरियां होंगी, रोजगार होगा? तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा आपने मॉड्यूल तैयार किया है, कुछ सोचा है, कुछ रोड मैप है आपके कि यहाँ रोजगार पैदा किया जाए? अगर वो पैदा किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? क्योंकि नौकरियों पर हमने कांग्रेस से तमाम तीखे सवाल पूछे हैं, तो नौकरियां यहाँ कैसे मिलेंगी? देखो, आईएमटी का मैंने आपको बताया पहले, आईएमटी इस पर भी वो दावा करेगी, वो कब आए? एक्सपेंशन हम करने जा रहे हैं आईएमटी का। एक नई टाउनशिप आईएमटी की बनेगी जिसमें इन हाउस हॉस्पिटल्स भी होंगे, स्कूल्स भी होंगे, उनके हाउसिंग वर्कर के लिए, लेबर्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज वहां बनेंगे, फ्लैट्स वहां बनेंगे, जिससे कि एक अलग से एक एटमॉस्फेयर तैयार हो जाए, जिससे बाहर के इन्वेस्टर भी यहाँ पर लगे। मदर यूनिट की बात करिए, हम बहुत दिनों से जब से हमारी सरकार आई है, हमारे विपुल जी मंत्री भी थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी थे, हमने बहुत कोशिश करी कोई मदर यूनिट लाने के लिए, पर हमारे पास कोई इतना बड़ा लैंड बैंक नहीं है, 1000 एकड़ 2000 एकड़ या उससे ज्यादा का। तो हमें लैंड बैंक ना होने की वजह से, लैंड बैंक ना मिलने की वजह से हम कोई मदद जो था वो खरीद लिया बाटा कंपनी। बाटा कंपनी लैंड बैंक कितनी एकड़ है? 10 एकड़। अरे 10 एकड़ बहुत होती है, कम से कम हजारों आदमियों को रोजगार था। मदर यूनिट बाटा फैक्ट्री में डायरेक्ट 10 एकड़ में आ जाएगी। कम से कम 1 लाख आदमियों को रोजी रोटी मिल रही है बाटा। मदर यूनिट मेरे बारे में भाई, जिस दिन से मैंने एमएलए का पहली बार चुनाव लड़ा, ऑडियंस से अभी सवाल नहीं लेंगे हम, उन्होंने जो पूछा फिर भी आप उसका जवाब देना चाहें तो। 2019 के अंदर जो मेरा एफिडेविट था, क्या मेरे पास था, क्या मेरे पास नहीं था, और 24 के अंदर जो मेरा एफिडेविट था उसको सरकार जांच ले, गलत है या ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक भाजपा की सरकार है। और भाई, अगर जो नीरज शर्मा में इतनी भी कमी होती ना, ये ईडी सीबीआई सबने एड्रेस देख रखा है नीरज शर्मा का, और इनकम टैक्स वालों ने, अब तक सारी की सारी एजेंसी पहुंच गई होती। नीरज शर्मा इतना खुल के बोलता है, बेबागी से बोलता है, इसीलिए बोलता है कि नीरज शर्मा हर तरीके से पाक साफ है। और उसके बाद 2 सरकार के मंत्री बैठे, चैलेंज है, जिसको जो चीज की जांच करनी है जांच कर ले। नीरज शर्मा 100% ठीक, ईमानदार और सच्चा मिलेगा। ठीक है, राजेश नागर जी, मेरा एक सवाल आपसे, क्योंकि हमारा काम ही खबरें दिखाना, और खबरें तो फरीदाबाद से आती हैं, जाहिर सी बात है। अपराध बहुत है, बेलगाम है,
और जब तक अपराध रहेगा, हम कितनी ही यहाँ बैठकर बातें कर ले विकास की, उद्योगों के जरिए अगर विकास करना चाहेंगे, लोगों को जब तक हम सुरक्षित महसूस नहीं कराएंगे, आम लोगों को भी मैं कह रही हूं, तो उद्योगपति कैसे आएंगे यहाँ पर, कैसे इंडस्ट्रीज लगेंगी, अपराध पर नकेल कैसे कसी जाए, इस पर कोई ध्यान है? आप कहते हैं कि राशन डिपो पे सीसीटीवी लगवाए जाएंगे, कैमरे लगवाए जाएंगे, वहां तो लग जाएंगे, ठीक है, आप उस राशन प्रणाली को दुरुस्त करना चाहते हैं, करप्शन को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन शहर फरीदाबाद जैसे शहर में जो क्राइम लगातार बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए क्या यहाँ पर कोई योजना है? देखो, ऐसी कोई शिकायत हम पे आती है यहाँ, तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और फरीदाबाद का तो लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है बहुत ही अच्छा है। दिल्ली से भी अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो फरीदाबाद का है, क्योंकि यहाँ आज जो भी इंडस्ट्री वाले रहते हैं, आज 14 सेक्टर की बात करें, 15 सेक्टर की बात करें, जो भी हमारे सेक्टर हैं बड़े बड़े, जो भी हमारे इंडस्ट्री वाले रहते हैं, अगर ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता तो वो यहाँ से नोएडा भी जा सकते थे, दिल्ली भी जा सकते थे। यहाँ से 50-50 साल 60 साल के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो इस तरह की कोई बात है नहीं। कोई शिकायत आती भी है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है और एक्शन लेते भी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश नागर जी, और बहुत बहुत शुक्रिया नीरज शर्मा जी। आपका बहुत शिकायतें हैं शायद आपको, लेकिन हम चाहते थे कि फरीदाबाद जैसा शहर चमके। बहुत सपने देखे हैं कांग्रेस सरकार में भी लोगों ने, और बीजेपी की सरकार में भी, अब तीसरी बार सरकार बनी इतिहास रचते हुए। हम चाहते कि ऐसा इतिहास रचाया जाए कि ना सिर्फ देश देखे बल्कि दुनिया देखे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले जो 5 साल है ये फरीदाबाद के हैं, और फरीदाबाद इतना डेवलप हो जाएगा 5 साल के बाद। हम वोट मांगने जब जाएंगे जनता के बीच में, जब हम फरीदाबाद में काम करके दिखाएंगे, फरीदाबाद की डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। ये पूरा आपको विश्वास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मंच पर आइएगा सर, अभी आपके सम्मान के लिए मेरी सहयोगी सना बुलाएंगी। बिल्कुल, मंच पर मौजूद रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और सार्थक चर्चा तभी हो पाती है जब पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हो। तो इस सेशन से कहीं ना कहीं ये नजर जरूर आया, और जो सवाल थे कड़वे तीखे वो इस मंच से जरूर पूछे गए हैं, जो आपने देखा। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी सम्मान करने के लिए जो हमारे गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं मंच पर, शैलेंद्र वांगू जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, हिमाचल के इनपुट एडिटर हैं, वो मंच पर आए और आप सम्मानित करें माननीय मेहमानों को। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश नागर जी, आप उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद नीरज शर्मा जी, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, बिजी शेड्यूल में अपना वक्त निकाला और बेबाक जवाब दिए तमाम सवालों के। और विपक्ष का कहीं ना कहीं भरपूर योगदान, जिस तरीके से सरकार में रहना चाहिए, आपने एक बार फिर से इस मंच से दोहराया कि जब विपक्ष मजबूत होता है तभी कहीं न कहीं लोकतांत्रिक चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है और जनता के सरोकार की बात की जा सकती है।